जब हम कनाडा के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद खूबसूरत मनाजिर, साफ सुथरे शहर, लेकिन इस ज़ाहिरी मंजर के पीछे कुछ और भी है। चंद खानदानों का एक छोटा सा ग्रोह जिनके पास इतनी ताकत है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। ये वो कहानियां हैं जो आमतौर पर सुनाई नहीं जाती, लेकिन आज हम इन्हीं पर्दों को हटाने वाले हैं। तो सवाल यह है, कनाडा पर असल में हुक्मरानी कौन करता है? ये सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी हकीकत छुपी है। यही वो सवाल है जो हमें उन खानदानों तक ले जाएगा जिन्होंने मुल्क की मईशत की बुनियादें रखी हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी रकमों या कंपनियों की बात नहीं है। इन खानदानों का असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना गहरा है कि हम शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। जो खाना हम खाते हैं, जिन स्टोर से हम चीज़ें खरीदते हैं, यहाँ तक कि जो खबरें हम पढ़ते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इनका असर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी गिनती का आगाज उन खानदानों से होता है जिन्होंने बिल्कुल बुनियादी चीज़ों, बेर, पनीर, फ्राइज और अनाज जैसी अशिया पर अपनी पूरी सल्तनतें खड़ी कर दी। और लिस्ट में नंबर 10 पर है एक ऐसा नाम जो समझें कनाडा की पहचान है। नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन उनकी पूरी कहानी शायद ही किसी को मालूम हो। ये कहानी शुरू होती है 1786 में। जी हां, कनाडा के कन्फेडरेशन से भी 81 साल पहले जॉन मॉल्सन ने मॉन्ट्रियल में एक छोटी सी ब्रूवरी शुरू की। लेकिन वो सिर्फ बियर नहीं बना रहे थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने स्टीम शिप्स, अस्पतालों, यहां तक कि कनाडा की पहली रेलवे लाइन में सरमायाकारी की। आज मॉल्सन कॉर्स के जरिए उनकी पहुंच पूरी दुनिया में है, और मॉन्ट्रियल कैनेडियंस आइस हॉकी टीम के मालिक होने की वजह से वो कनाडा की सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर। एक ऐसा खानदान है जिसकी कहानी जरा नई है, लेकिन ताकत में किसी से कम नहीं। ये एक तारकीन वतन की कामयाबी की कहानी है जो वाकई मिसाली है। तसव्वुर करें, साल है 1954। लीनो सैपुटो सीनियर सिसिली से मॉन्ट्रियल पहुंचते हैं। उनकी जेब में सिर्फ $500 और उनके पास एक साइकिल है। बस उन्होंने एक छोटा सा पनीर का कारोबार शुरू किया। फिर उनके बेटे लीनो जूनियर ने उस कारोबार को संभाला और ऐसी जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई कि आज सैपुटो इनकॉर्पोरेशन दुनिया के टॉप 10 डेयरी प्रोसेसर्स में शुमार होती है। वाकई मेहनत और अक्लमंदी की एक लाजवाब दास्तान। 8वें नंबर पर एक ऐसा खानदान जिसका नाम शायद हर घर के फ्रीजर में मौजूद है। न्यू ब्रंसविक का एक छोटा सा शहर फ्लोरेंसविल। वहां से 1957 में मकेन भाइयों ने एक सादा से आइडिया पर सब कुछ दांव पर लगा दिया, मुंजमद फ्रेंच फ्राइज। उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन वो कामयाब रहे। इतने कामयाब कि आज मकेन फूड्स अपनी मसनूआत 160 से ज़्यादा मुल्कों में फ़रोख्त करती है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जानीशीरी के मसले पर भाइयों के दरमियान एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने इस सल्तनत को तोड़ने के करीब ला खड़ा किया था। अगला नंबर एक ऐसे खानदान का है जो बेहद ताकतवर हैं, लेकिन उतना ही खामोश। वो लाइमलाइट से दूर पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, हो सकता है आप उनका नाम ना जानते हों और वो चाहते भी यही हैं। ये हैं रिचर्डसन खानदान। इनकी कहानी 1857 में अनाज की तिजारत से शुरू हुई। तब से उन्होंने फाइनेंस और तेल में भी कदम जमाए। लेकिन सबसे अहम बात, 6 नस्लों से ये एक निजी कंपनी है। वो मीडिया से दूर रहते हैं और अपनी तवज्जो सिर्फ तवील मुद्दती तरक्की पर रखते हैं। तो अब हम लिस्ट के दरमियानी हिस्से की तरफ आ गए हैं। यहां हम उन खानदानों की बात करेंगे जिनकी कहानियां थोड़ी और पेचीदा है। इनमें रिस्क, तनाज़ात और किसी खास इलाके पर गलबे की दास्तान शामिल है। 6 नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसने कभी कनाडा के रिटेल पर राज किया था, लेकिन आज इनकी कहानी एक सबक के तौर पर याद की जाती है। मॉर्गन्स। उन्होंने 1845 में कनाडा का पहला डिपार्टमेंट स्टोर खोला था। कई नस्लों तक वो रिटेल और रियल एस्टेट के बादशाह थे। लेकिन फिर आया 1960 का साल। मुकाबला बहुत सख्त हो गया और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी कंपनी अपने सबसे बड़े हरीफ हडसन्स बे कंपनी को फरोख्त कर दी। इस एक कदम ने उनके रिटेल खानदान का तो खात्मा कर दिया, लेकिन उनकी दौलत का नहीं। नंबर 5 पर है दी एरविंग्स। एक ऐसा खानदान जिसकी ताकत एक पूरे इलाके में इस कदर फैली हुई है कि लोग उन्हें जदीद जागीरदार या मॉडर्न फ्यूरल लॉर्ड्स तक कहते हैं। तो उनकी हिकमत अमली क्या थी? केसी आर्विंग का फॉर्मूला बहुत सीधा सा था, हर चीज के मालिक बन जाओ। इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है कि वो सप्लाई चेन के हर मरहले को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो इन जंगलात के मालिक हैं जहां से लकड़ी आती है, फिर उस लकड़ी से उनकी अपनी मिल में कागज बनता है जो उनके अपने अखबारों में इस्तेमाल होता है, और फिर ये अखबार उनके अपने ट्रकों के जरिए उनके अपने गैस स्टेशनों से फ्यूल लेकर
पूरे इलाके में पहुंचाए जाते हैं। इस हिकमत अमली ने उन्हें बेपनाह ताकत दी है, लेकिन इस पर तनकीद भी होती है कि इससे मुकाबला खत्म हो जाता है। चौथे नंबर पर ब्रॉन्फमैन खानदान, एक ऐसा नाम जिसकी कहानी कामयाबी की बुलंदियों और शेक्सपियर के किसी अलमिए यानी ट्रेजेडी दोनों का इम्तिजाज है। कहानी शुरू होती है सैमुअल ब्रॉन्फमैन से, जिन्होंने अमेरिका में प्रोहिबिशन यानी शराब पर पाबंदी के दौरान सेग्रम्स विस्की की सल्तनत खड़ी की। देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन फिर आई तीसरी नस्ल। उन्होंने हॉलीवुड में किस्मत आजमाने का सोचा। एक बहुत बड़ा लेकिन तबाहकुन जुआ। उन्होंने खानदान की बुनियादी कंपनी ही बेच दी और इस वेंचर में अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 पर। ये हैं वो खानदान जो दौलत और असर व रसूख की इंतहा पर हैं। यहाँ हम ज़रा आहिस्ता चलेंगे ताकि उनकी ताकत के पैमाने को ठीक से समझ सकें। नंबर 3 पर डेसमैरिस खानदान। ये खामोश रहकर माली और सियासी ताकत इस्तेमाल करने के माहिर हैं। पॉल डेसमारिस सीनियर ने पावर कॉर्पोरेशन को एक फाइनेंशियल सर्विसेज का जायंट बना दिया। लेकिन इस खानदान की असल ताकत का राज है इनके सियासी ताल्लुकात। इनके कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के साथ गहरे और नस्लों पर मुहित रिश्ते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इनके बेटे की शादी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जॉन क्रेचन की बेटी से हुई। ये ताल्लुकात उन्हें कई दहाइयों से कनाडा की सियासत के मरकज में रखते हैं। और अब नंबर 2, वेस्टर्न खानदान, एक ऐसी सल्तनत जिससे तकरीबन हर कैनेडियन का रोजाना वास्ता पड़ता है। ये सफ़र 1882 में जॉर्ज वेस्टन की एक छोटी सी बेकरी से शुरू हुआ था। आज 4 नस्लों के बाद ये खानदान कनाडा के रिटेल मंजरनामे पर छाया हुआ है। लाबलास हों या शॉपर्स ड्रग मार्ट, प्रेसिडेंट चॉइस जैसे ब्रांड्स हों या नो नेम, ग्रोसरी से लेकर फार्मेसी तक हर जगह उनकी मौजूदगी है। और अब नंबर 1, कनाडा का सबसे अमीर और शायद सबसे ज्यादा पुरअसरार खानदान। थॉमसन खानदान की असल ताकत उनकी वक्त के साथ बदलने की सलाहियत है। उनकी अक्लमंदी इस बात में है कि उन्होंने सही वक्त पर रुख बदला। राय थॉमसन ने एक मीडिया एम्पायर बनाई जिसकी बुनियाद अखबारों पर थी। लेकिन उनके बेटे केंथ ने देखा कि अखबारों का कारोबार जवाल पजीर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोकस मीडिया से हटाकर फाइनेंशियल डेटा की बेहद मुनाफाबख्श दुनिया की तरफ मोड़ दिया। इस एक फैसले से थॉमसन रॉयटर्स जैसा आलमी देव पैदा हुआ। वो बेहद निजी रहते हैं, लेकिन उनका असर वो लामहदूद है। तो इन सब कहानियों से क्या सबक मिलता है? उन खानदानों ने अपनी बेपनाह दौलत और असर व रसूख को हासिल करने और फिर उसे बरकरार रखने के लिए कुछ मखसूस हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया। देखा जाए तो इनका प्लेबुक यानी कि कवायद का सेट वाज़ेह है। पहले किसी एक बुनियादी सनत में अपना गलबा कायम करो, फिर उस दौलत को इस्तेमाल करके दूसरे शोबों में फैल जाओ। तीसरा, सियासत और सकाफत में अपना असर व रसूख बढ़ाओ। और आखिर में सबसे अहम, ये यकीनी बनाओ कि ये विरासत अगली नस्ल को महफूज तरीके से मुंतकिल हो। इसमें कोई शक नहीं कि इन खानदानों ने कनाडा की मईशत और सकाफत पर गहरे नकूश छोड़े हैं। इनकी मिरास सिर्फ उनकी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि वो मुल्क है जिसे बनाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पुरानी सल्तनतें इस नई मईशत में अपनी ताकत बरकरार रख पाएंगी, या फिर हम नए खानदानों को उभरते हुए देखेंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।